7 अक्टूबर 2023 की सुबह 7:30 बजे ये वो वक्त था कि जब इसराइल के सिटीजन्स अपने सेक्टर कोबेट रेहम्स में एक एग्रीकल्चर लैंड, एक मैदान में एक होली फेस्टिवल मना रहे थे। और ये फेस्टिवल के 7 दिनों का फेस्टिवल होता है जिसमें पूरे इसराइल में स्कूल की भी छुट्टियां होती है और मुख्तलिफ यानी हॉलीडेज की छुट्टियां होती है। उस फेस्टिवल का ये लास्ट डे था कि जब उन्होंने सुबह 7:30 बजे आसमान पे कुछ पैराग्लाइडर्स को देखा कि जो पैराग्लाइडर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। ये पैराग्लाइडर्स कहीं और से नहीं बल्कि गजा से हमास मिलिटेंट ग्रुप था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली खान एंड यू आर वाचिंग इन्फो रेडी चैनल। तो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमास की जानिब से इसराइल पे हुआ ये एक तारीखी अटैक की वजूहात क्या थी, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और अब सिचुएशन प्रेजेंट में किस तरह चल रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। Fourth night being bombarded by rockets and missiles as Israeli Defense Forces and Hamas militants continue fighting. Israel has formally declared a state of war. अगर मैं आपको इस फेस्टिवल की तारीख बताऊं, इसकी हिस्ट्री बताऊं कि ये होली फेस्टिवल इनका क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी आपको थोड़ा सा मैं इस बैकग्राउंड स्ट्रक्चर के बारे में इसकी बिल्डिंग करूं, तो आज से 3,500 साल पहले आले यहूद, जब ये यहूदी अपनी होली लैंड को ढूंढ रहे थे, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे यानी नील, दरिया नील से बाद से जब मिस्र की ग़ुलामी से इन्होंने आज़ादी हासिल की, तो ये अपनी ज़मीन होली लैंड को ढूंढ रहे थे। जैसे कि इनकी किताबों में या सहीफ़ों में इनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको यानी अल्लाह की तरफ से कि इनको हम एक मुक़द्दस ज़मीन देंगे। तो उस ज़मीन की तलाश में ये लोग 40 साल तक भटकते रहे, 40 साल तक दर पदर होते हुए और पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं से गुजरते हुए आखिरकार इन्होंने अपनी वो ज़मीन ढूंढ ली जिसको फ़लस्तीन कहा जाता है। इन 40 सालों में हर साल वो जब खुले मैदानों में अपने खेमे लगाया करते थे तो वो एक फेस्टिवल मनाया करते थे, उस एक दिन को मनाया करते थे जिस दिन को वो कहते थे कि हम अगले साल अपने मुक़द्दस ज़मीन पे मिलेंगे। इस फेस्टिवल की याद में ही सुबह 7:30 बजे 7 अक्टूबर को वो फेस्टिवल मनाया ही जा रहा था कि जब एक कोबेट रेहम्स की एक एग्रीकल्चर लैंड पे लोगों ने देखा जो फेस्टिवल मना रहे थे। असल में इस फेस्टिवल में होता क्या है, इस फेस्टिवल में ये होता है कि जो यूथ होते हैं ये ड्रग्स पार्टी एक इंजॉय करते हैं आजकल के दौर के मुताबिक, या तो एक बिल्डिंग में या बाहर किसी ओपन जगह में। ये लोग सारी रात एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे और ये इस फेस्टिवल का आखिरी दिन था, यानी पिछले 6 दिनों से ये फेस्टिवल चल रहा था। और हर बंदा अपने सोशल अकाउंट में मुख्तलिफ पोस्ट अपलोड्स कर रहा था, अपनी पिक्चर्स, अपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ क्या हो रहा है, कौन से टाइम क्या होना है, किस बैंड्स वाले ने आना है, किस म्यूजिशियन ने आना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो लोग अपने सोशल अकाउंट पे अपलोड करते जा रहे थे। दूसरी तरफ गजा स्ट्रिप में जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास, वो उनकी ये इंफॉर्मेशन को हासिल करता जा रहा था और आखिरकार 7 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे 3 अतराफ से, यानी कि बहरी नेवी की तरफ से उन्होंने अपनी पावर बोट्स की तरफ से, दूसरी तरफ उन्होंने जो खारदार बैरियर्स लगाए हुए थे, जो बॉर्डर्स लगाई हुई थी, उन बॉर्डर्स को उन्होंने एक तेज बिलडोजर से क्रैश करके और उठा के और वहाँ से लैंड बाय यानी बाय आर्मी की तरफ से, और थर्ड उन्होंने आसमान स्काई से अपने पैराशूटर्स, पैराग्लाइडर विद हैवी पावर मोटर्स उनके पास जो थी ओवरहेड से वो लोग आए और इनको इस फेस्टिवल में अंधाधुंध गोलियां चलाना और इन पे कब्जा करना शुरू हो गए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो फेस्टिवल है जिसको चेक सकूत का नाम दिया जाता है, चेक सकूत को अरबी में ईद उल अर्श या ईद उल ख़याम भी कहा जाता है। ख़याम का मतलब खेमे, यानी वो फेस्टिवल जिसमें ये लोग हज़ारों साल पहले खेमे लगाते थे। 7 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे के टाइम गजा के हमास मिलिटेंट ग्रुप की जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिस ऑपरेशन का नाम होता है अल अक्सा फ्लड यानी अल अक्सा स्टॉर्म, यानी कि अल अक्सा तूफान। 5,000 से 7,000 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं इसराइल की तरफ। यहाँ ये बात मैं आपको बताता चलूँ, इसराइल के पास वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आयरन डोम सिस्टम ये दुनिया का एक माना जाने वाला वो सिस्टम है जिसमें ये लोग
ज़मीन سے ہوا میں میزائل کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. اور اسرائیل کا اس سسٹم پہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم پہ کسی بھی طرف سے آسمان سے کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہو گیا. کیوں؟ آئرن ڈوم سسٹم کچھ 200 راکٹ 300 راکٹ کو زمین سے ہوا میں ڈسٹرائے کر سکتا ہے, لیکن ایک ہی ٹائم پہ 5 سے 7 ہزار راکٹس کو فائر کیا گیا, جو تاریخ میں آج تک اسرائیل پہ سب سے بڑا حملہ قرار دے دیا گیا ہے. غزہ کی جانب سے حماس ملیٹنٹ گروپ مختلف جگہوں سے خاردار بارڈر کو پھاڑتے ہوئے اندر آئے, سمندر کے راستوں سے بھی آئے, اور پیراگلائڈنگ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, پیراشوٹ سے بھی انہوں نے اسرائیل میں انٹری لی. حماس کے ملٹری گروپ نے ان کے ملٹری بیس کیمپس کو اٹیک کیا, ان کے ملٹری بیس پہ اٹیک کیا, اسرائیل کے ٹینکس پہ قبضہ کیا اور لے گئے اپنے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہم کنڈیم کرتے ہیں ہر انسانیت کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے معصوم سیویلینز کو بھی یرغمال بنا لیا, قیدی بنا لیا اور ساتھ لے گئے. دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو صاف کلیئر کرتا جاؤں, جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کوئی انسانیت پھر کسی بھی طرف سے نہیں دیکھی جاتی, لیکن یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ ایک پارٹی کتنی طاقتور ہے, ایک گورنمنٹ ایک کنٹری کتنی پاورفل ہے, اور دوسرا ایک چھوٹا سا ملیٹنٹ گروپ, اور وہ گروپ جس کو پوری دنیا نے ملیٹنٹ گروپ یعنی مانا ہی نہیں. اور دوسری طرف اسرائیل کی جارجیت, اس کی بمباری, اور اتنی بڑی سپر پاور, نیوکلیر پاور, ان کے رڈار سسٹم, اینٹی ڈیفنس میزائل سسٹم دنیا میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں. ان کی بحریہ, ان کی فضائیہ, ان کے پاس جو F-16 ہے, یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل بہت پاورفل ہے, جبکہ ملیٹنٹ گروپ حماس اس کے آگے کچھ بھی نہیں, ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے. لیکن معصوم سیویلینز کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کنٹری کے ہو, ان کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرنا ایک غلط بات ہے, چاہے وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پہ ہے یا حماس کی جانب سے اسرائیلی کسی بھی سیویلین پہ ہو. اچھا, اب اس کے رسپانس پہ کیا ہوا؟ حماس ملیٹنٹ گروپ نے تو اپنی جانب سے اٹیک کر دیا, لیکن اس کا ریئیکشن جو آئے گا اسرائیل کی جانب سے وہ بہت ہی بیاقناک, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنا بیاقناک ہو گیا ہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں, حماس ملیٹنٹ گروپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا, اس کے پیچھے ان کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں. وہ بہت سی وجہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, ہم نے اس کے بدلے میں یہ کیا. پھر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا. تو اس کی ہر ریزن کے پیچھے کوئی ایک ریزن چھپی ہوئی ہے. لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ بہت پاورفل کنٹری ہے, اس کے آگے حماس کا جو ملیٹنٹ گروپ ہے وہ بہت چھوٹا گروپ ہے. اس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے آل سٹیٹ کو اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا, اور غزہ پہ ایک بیاقناک اٹیک انہوں نے کیا, جس میں غزہ کے نہ صرف حماس کے مجاہدین کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا, جبکہ انہوں نے غزہ کے معصوم شہریوں کو بھی ٹارگٹ بنایا, ان کی بلڈنگز کو تباہ کر دیا. آج تک کی خبر کے مطابق 1100 سے زائد معصوم فلسطینی جو بغیر ہتھیار کے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. آئیے اب ہم جاتے ہیں کچھ میپس کی جانب, جیولوجیکل میپ سے آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں. اگر ہم اسرائیل کا نقشہ دنیا میں دیکھیں تو اسرائیل کا نقشہ یہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نارتھ میں لبنان ہے, نارتھ ایسٹ میں سیریا ہے, اور اس کے ایسٹ میں جارڈن ہے, جبکہ ساؤتھ کی طرف ایجپٹ ہے, اور ویسٹ کی طرف غزہ سٹرپ ہے اور میڈیٹرین سی ہے. آپ اگر اسرائیل کے اب اس نقشے کو ذرا زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں کا جو اس ٹائم موجودہ جو علاقہ فلسطینیوں کا ہے وہ ہے ویسٹ بینک, اور ویسٹ بینک کے اندر بھی بہت چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جو فلسطینیوں کے پاس ہے, اور زیادہ تر جگہ اسرائیل کے پاس ہے. جبکہ ایک جانب تو ویسٹ بینک پہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو فاتح گروپ کہا جاتا ہے, فاتح پارٹی, جبکہ دوسری جانب غزہ کی جو پٹی ہے یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو کنٹرول, یہ پورے غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ حماس کے پاس ہے. حماس ان کی ایک پولیٹیکل ایک ملیٹنٹ گروپ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ پورے حماس کو چیف بھی کر رہی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی حماس کے پاس ہے, جبکہ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ بھی ہے. ایک طرف تو ویسٹ بینک کا علاقہ جہاں پہ جس کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے فاتح ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے لوگ بھی فلسطینی, عربک فلسطینی ہیں, اور جبکہ دوسری جانب اسی فلسطین کے نقشے میں غزہ کی نام کی ایک پٹی نما علاقہ ہے جس کو کنٹرول کر رہا ہے ایک ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے حماس. بہت سے ملکوں کا, بہت سے دیشوں کا دعویٰ ہے کہ حماس جو ہے ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, جس میں USA, انگلینڈ,
जापान और G7 की जितनी भी कंट्रीज़ है वो हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप रिकॉग्नाइज करती है, जबकि दूसरी जानिब ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, रशिया और सीरिया हमास को पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करती है। जबकि हमास पॉलिटिकल पार्टी के जो चीफ है उनका नाम है इस्माइल हानिया। अब इनके मिलिट्री कमांडर ने इस ऑपरेशन को डिक्लेयर कर दिया अल अक्सा फ्लड, और उनका ये दावा है कि ये रिस्पॉन्स है, ये रिप्लाई है अल अक्सा मस्जिद में हुए वाक़े की। जबकि हम एक दूसरी जानिब अगर जाए, एक दूसरे साइड पे देखें, इसराइल अब बदले में जो ऑपरेशन कर रहा है, इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स, और ये उनकी जानिब से ये दावा है कि ये भी एक सरप्राइज अटैक है। जैसे कि सरप्राइज अटैक हमास की जानिब से हुआ, उनकी जानिब से भी ये सरप्राइज अटैक है जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन सोर्ड। और इसराइल ने भी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की जानिब यानी तीनों अतराफ से गज़ा पे हमला कर दिया। गज़ा की एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन्स कट गई, गज़ा की को किसी मुल्क की तरफ से कोई इमदाद नहीं आ रही, उनके ऊपर हर चीज़ की बंदिश कर दी गई है और मुसलसल एयर स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, साथ साथ समंदर की जानिब से भी उन पे मिसाइल दागे जा रहे हैं। इससे पहले आज तक जब भी इसराइल अटैक करता था तो वो पहले सायरन बजाता था, वो पहले 5 मिनट से 10 मिनट तक का टाइम दिया जाता था कि बिल्डिंग्स को आप खाली कर दें। जबकि इस दफ़ा इसराइल की जानिब से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसमें बहुत से मासूम फ़लस्तीनियों की जान गई और इस वजह से मुसलमान ममालिकों में एक दर्दनाक दर्द की एक लहर फैल गई है। यहाँ पे एक बहुत हैरान कर देने वाला एक टर्निंग पॉइंट भी आया है जिसको दुनिया हैरान कुन नज़रों से देख रही है, और वो है मूसाद। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी, और इस पावरफुल दुनिया की नामी ग्रामी एजेंसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, और 5 से 7 हज़ार तक के रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट पेड्स गज़ा बॉर्डर के पास लाए जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसने दुनिया को वाकई हैरान कर दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी होती है। क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसी थी मूसाद? और इसी इंटेलिजेंस एजेंसी को इंटेलिजेंस ना होने की वजह से बहुत से यहूदी इसराइल को छोड़ रहे जा रहे हैं। यहाँ तक सुना जा रहा है कि इसराइली एयरपोर्ट्स पे रश लगी हुई है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गज़ा और इसराइल के माबैन जो बॉर्डर लाइन है, जो बॉर्डर फेंसिंग हुई हुई है, यहाँ पे ना के सिर्फ कैमरास, हाई परफॉर्मेंस कैमरा लगे हुए हैं, जबकि ग्राउंड मोशन सेंसर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा स्मार्ट बैरियर्स तक उन्होंने लगाए हुए हैं और आर्मी के दस्ते मुसलसल पेट्रोल्स भी करते हुए नज़र आते हैं। इसराइल डिफेंस सिस्टम की तरफ काफ़ी लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम, क्या ये डिफेंस सिस्टम था जिसकी वजह से इसराइली सिटीजन इसराइल को छोड़ने पे अब मजबूर होते जा रहे हैं। खैर, एक मेजर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई है और इसराइल के नेवी कमांडर की जानिब से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी को पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे बात करते चले इंटरनेशनल रिएक्शंस की तरफ से कि इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आया है, कितने मुल्कों ने अपने कौन कौन से रिएक्शन दिए हैं। तो लाजमी बात है यूएसए के जो बाइडन ने तो साफ क्लियर कट ऐलान किया है कि हम इसराइल की हर तरह से मदद करेंगे, जबकि उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बहरा भी इसराइल के समंदर तक ले आए, और ना सिर्फ वो अकेला बहरी जहाज़ आया है बल्कि उसके साथ सब मेरीन्स और छोटी पावर बोट जो उसको सपोर्ट करती है वो भी आई हुई है, और गज़ा की जानिब रॉकेट धारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को हमास की जानिब से। इसके साथ साथ फ्रांस, जापान और तमाम G7 के कंट्रीज़ ने इस अटैक को, यहाँ तक कि इंडिया ने भी इस अटैक को कंडेम किया, और इंडिया की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी की जानिब से, वी स्टैंड विद इसराइल। यहाँ अगर मैं आपको एक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना है कि ये हमला हुआ क्यों, यहाँ तक तो इस वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमला हुआ कैसे। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस हमले की वजह क्या थी, इस हमले से हुआ क्या, ऐसा क्या चल रहा था जो अचानक किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, और मूसाद के जो इंटेलिजेंस कमांडर है जो गज़ा में बाकायदा मुजाहिदीन बने हुए फिरते हैं उन तक भी बात नहीं पहुंची, और गज़ा की जानिब यानी हमास की जानिब से इतना बड़ा एक सरप्राइज अटैक आया। इन्फो रेडी की टीम को इजाज़त दीजिए, आने वाली इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन किन मुल्कों ने हमास के इस अटैक को सराहा है और खुश हुए हैं, और किन किन मुल्कों ने एक न्यूट्रल रहे हैं और न्यूट्रल जवाब दिए।
آنے والے دنوں میں کیا سچویشن رہے گی، اسرائیل کیا کرنے والا ہے، فلسطین کی جانب سے غزہ حماس کیا کرنے والا ہے، حماس نے جو ہاسٹیجز بنائے ہوئے ان کا کیا کرنے والا ہے۔ تو انفو ریڈی کے ساتھ کنیکٹ رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔